हाय एवरीवन, वेलकम टू कैरियर टॉक। सो इस वीडियो में हम 23 एंड 24 जनवरी का पीआईबी एनालिसिस देखेंगे, जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस एंड स्टेट पीसीएस के करंट अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स एंड करंट इवेंट्स को कवर करती है। ओके, सो जो हमारी पहली पीआईबी वो किससे रिलेटेड, वो रिलेटेड है पीएलआई स्कीम से। हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है, उन्होंने पीएलआई स्कीम जो है, हमारी पीएलआई मींस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जो उसको इनिशिएट किया है। ओके, हम पीएलआई स्कीम के बारे में रीड करेंगे, देन उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट की सेक्टर्स है जिनको ऐड किया गया बाद में उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो जो हमारी पीआईबी है जिससे न्यूज रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है, उन्होंने जो पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, उसको इनिशिएट किया है फॉर their domestic manufacturing by setting up a greenfield plant with the minimum domestic value addition to 4 different target segments. इसे इनिशिएट करने का रीजन क्या था? इसका इनिशिएट करने का रीजन एक सिंपल सा है। जो हमारी जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो कि एक थर्ड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड बाय द वॉल्यूम। ओके, इस पे प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी जो ड्रग्स हैं, जो बल्क ड्रग्स हैं, जो यूज्ड होती है किसके लिए, मेडिसिन्स के लिए जो यूज्ड होती हैं, उसका जो रॉ मटेरियल होता है उसके लिए हम क्या है डिपेंडेंट है। उस रॉ मटेरियल के लिए हम डिपेंडेंट है, और जो रॉ मटेरियल है वो क्या करते हैं, हम मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। वो बेसिक रॉ मटेरियल जो होता है, जो ड्रग्स के लिए हम बनाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो इंपोर्ट करते हैं, तो डिपेंडेंसी हटाने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है उसको क्या किया है, इनिशिएट किया है। और उसका जो पीएलआई स्कीम का है, उन्होंने जो 4 सेगमेंट जो फिक्स किए हैं, उसमें जो पहला सेगमेंट है जिसमें हमें जो डिपेंडेंसी है उस इंपोर्ट प्रोडक्ट की, उसके जो बेसिक रॉ मटेरियल उसको हटाने के लिए उन्होंने जो पहला सेगमेंट है, उनका जो टारगेट है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, वो कौन कौन सा है, पेनिसिलिन है एक ड्रग्स, देन एरिथ्रोमाइसिन है, देन दी क्लोविनिक एसिड है। इन सब चीजों का जो बेस प्रोडक्ट है उससे इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी उसको हटाने के लिए पीएलआई स्कीम को डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने इनिशिएट किया है। एक्चुअली में पीएलआई स्कीम क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो पीएलआई स्कीम का जो मेन मोटो है वो है क्या है, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, टू मेक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब। इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, जो रिसेंट गवर्नमेंट, उन्होंने पीएलआई स्कीम लॉन्च की। जो पीएलआई स्कीम जो लॉन्च की, वो सबसे पहले स्टार्टिंग में मोबाइल फोन्स, फार्मा प्रोडक्ट्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट सेक्टर्स के लिए लॉन्च की थी। लेकिन बाद में जब नवंबर 2020 में इसमें 10 न्यू सेक्टर्स ऐड किए गए, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, पीएलआई स्कीम है क्या क्या, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब वो देख लेते हैं। इसका पहला एम क्या है, एम टू गिव कंपनीज इंसेंटिव और ऑन इंक्रीमेंटल सेल from product manufactured in domestic unit. Okay, and the scheme invites a foreign company to set units in India, and it's also aim to encourage a local companies to set up or expand the existing manufacture units. And ये कब नोटिफाई किया गया था, 1 अप्रैल 2019 में इसको एज अ पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत इसको नोटिफाई किया गया था। ओके, तो याद रखिएगा कि नेशनल पॉलिसी जो ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स जो 2019 में आई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा ये जो पीएलआई जो स्कीम है वहां पर उसको नोटिफाई किया गया था। एंड इट्स का पर्पस क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट अ लार्ज इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन। अब इस स्कीम के कुछ फीचर्स हैं, उस स्कीम के फीचर्स क्या हैं वो देख लेते हैं। The scheme shall extend an incentive of 4 to 6% on incremental sale, okay, over a base year of goods manufactured in India and covered under target segments to eligible companies for a period of 5 years. And this scheme is implemented through the nodal agency. Okay, जो स्कीम है किसके द्वारा इम्प्लीमेंट हुई, थ्रू द नोडल एजेंसी, जो कि विच शैल एक्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी, जो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी जैसा एक्ट करेगा, एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेक्रेटरियल, मैनेजरियल और इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट, कैरिंग आउट
अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि किसके द्वारा असाइन की जाएगी, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो कोई एक प्रॉपर मिनिस्ट्री नहीं है यहाँ पर कि जो स्कीम है इसको रन कर रही है। एक्चुअली में इसके अंदर क्या होता है, कुछ कुछ सेक्टर्स रहते हैं जो ऐड किए जाते हैं, जैसे यहाँ पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। ओके, सो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में वर्क कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा वर्क करेगी इसमें। सो वो उसकी क्या हो जाएगी, एजेंसी हो जाएगी। ओके, सो वो उस डिपार्टमेंट के अंदर वो इम्प्लीमेंट होगा, देन पीएलआई स्कीम उसके अंडर वर्क करेगी। ओके, एंड इसकी एलिजिबिलिटी क्या है इस स्कीम की, अकॉर्डिंग टू द स्कीम कंपनीज दैट मेक फोन्स विच सेल फॉर ₹15,000 और मोर will get an incentive up to 6% on incremental sale of all such as mobiles made in India. Okay, in the same category, companies which are owned by Indian nationals or and make such mobile phones, incentive has been kept ₹2,000 crore for the next 4 years. And the all electronic manufacturing companies which are either Indian or have registered unit in India will be eligible to apply for the schemes. ओके, एंड जो इस स्कीम से क्या होगा, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको बूस्ट मिलेगा। एंड दीज कंपनीज कैन आइदर क्रिएट अ न्यू यूनिट और अ सीक इंसेंटिव्स फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट फ्रॉम वन और मोर लोकेशंस इन इंडिया। सो अब यहाँ पर जो 10 की सेक्टर्स है जो बाद में ऐड किए गए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो गवर्नमेंट ने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और पीएलआई स्कीम को जब लॉन्च किया था तब एक जगह के कुछ क्राइटेरिया पे थे, जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस, मोबाइल फोन एंड स्पेसिफाइड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये सिर्फ उसके लिए लॉन्च की गई थी स्टार्टिंग में, सिर्फ इन सेक्टर्स के लिए। बाद में इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या किया, इसमें 10 सेक्टर्स को और इंक्लूड कर दिएगा फॉर बूस्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वो 10 सेक्टर्स कौन कौन से थे, दैट इज इंक्लूड फूड प्रोसेसिंग, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, स्पेशलिटी, स्टील, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स एंड द व्हाइट गुड्स। व्हाइट गुड्स मतलब सच एज एसी हो गया, एलईडीज हो गया। ओके, सो ये कुछ ये जो 10 सेक्टर्स थे जो पीएलआई स्कीम में बाद में ऐड किए गए। ओके, एंड द पीएलआई स्कीम फॉर दिस 10 सेक्टर विल बी ऑपरेशनल फॉर 5 years। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट, आप रीड कर सकते हैं 10 जो की सेक्टर्स जिसको बाद में पीएलआई स्कीम में ऐड किया गया। एंड यहाँ पर देखिए इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, सो इम्प्लीमेंटिंग कौन है, नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, जो किसके लिए एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, एसीसी बैटरी। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पीएलआई स्कीम है वो सिर्फ क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए स्कीम लाई गई। और इसमें कोई भी जो सेक्टर है, कोई भी सेक्टर को ऐड करेंगे तो जो सेक्टर जो उसमें ऐड होगा तो वो उसकी जो एजेंसी है वो उसको इम्प्लीमेंट करके उसकी मॉनिटरिंग, जो उसकी देख रेख करेगी, वो मिनिस्ट्री करेगी। ओके, सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएलआई स्कीम को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो ऐसे कोई एक प्रॉपर मिनिस्ट्री नहीं है यहाँ पर कि इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। बट यहाँ पर जो की सेक्टर से जो वर्क है उसके अंडर डिफरेंट मिनिस्ट्री उस वर्क को मॉनिटर करती है। और इसका मेन एम क्या है, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। ओके, देन यहाँ पर हमारा जो सेकंड पीआईबी है वो किससे रिलेटेड है, स्पाइसेस बोर्ड से रिलेटेड है, जिन्होंने एक बीएसएम कंडक्ट किया। बीएसएम मींस बायोसेलर मीट फॉर स्मॉल कार्डमम। कार्डमम मींस छोटी इलायची जिसको कहते हैं। सो इलायची के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिसको क्वीन ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है, जिसको इलायची को क्वीन ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। और ये और इसको वर्ल्ड में इट इज नोन फॉर द वर्ल्ड, इज नोन द वर्ल्ड ओवर बिकॉज ऑफ इट्स प्लीजेंट अरोमा एंड द टेस्ट। एंड हमारे इंडिया में केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्मॉल कार्डमम इन द कंट्री, विद द तमिलनाडु एंड कर्नाटक बीइंग अदर प्रोड्यूसर्स। ओके, एंड अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, स्मॉल जो कार्डमम है, जो कि जो इलायची है, वो क्या कर रही है, कुछ चैलेंजेस फेस कर रही हैं इन द प्रोडक्शन एंड द एक्सपोर्ट फ्रंट ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेटीज एंड द अदर फैक्टर। इसके लिए ये सब जो फेसेस चैलेंज कर रहे हैं, इसीलिए जो स्पाइस बोर्ड है उन्होंने एक बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज किया टू एड्रेस दीज कंसर्न्स अबाउट small cardamom industries, to provide a common platform for the stakeholder to interact directly and establish the effective linkages between them. ओके, और इसमें जो पार्टिसिपेशन है कुछ बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट की, विद मोर देन 130 स्टेक होल्डर्स। एंड
एंड BSM जो है बायर सेलर मीट है वुड हेल्प इन सोर्सिंग क्वालिटी कार्डमम फॉर एक्सपोर्ट टू सऊदी अरेबिया एंड द अदर गल्फ कंट्रीज। यहाँ पर स्पाइसेस बोर्ड के बारे में हम रीड कर लेते हैं। स्पाइसेस बोर्ड हैज वेरियस प्रोग्राम्स इंसेंटिव्स। इसके अलावा भी जो स्पाइसेस बोर्ड है वो और भी उसके अदर प्रोग्राम्स है सच एज जैसे नर्सरी मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट इंप्रूवमेंट, प्रमोटिंग गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यूज ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स, क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू द कैंपेन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। ओके, तो ये थी हमारी सेकंड PIB जो कार्डमम से रिलेटेड। आप यहाँ पर कुछ कुछ चीज इंपॉर्टेंट रखिएगा, जैसे कि ये कहाँ सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है, देन उसके बाद इसको क्यून ऑफ स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है, एंड इसको वर्ल्ड में जाना क्यों जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स प्लेजेंट एरोमा एंड द टेस्ट। देन हमारी जो नेक्स्ट जो PIB है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है। सो अभी रिसेंट क्या हुआ है, 22 to 24 जो जनवरी के जो डेट है 22 to 24 जनवरी, उसमें क्या हुआ है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो उसके कारण क्या हुआ है, जो हमारे इंडिया में जो जम्मू कश्मीर रीजन है, लद्दाख रीजन है, गिलगिट बल्तिस्तान और मुजफ्फरबाद, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या हो रहा है, रेन और स्नो जो है वो ज्यादा हो रहा है। ओके, सो ये रेन और स्नो होने का रीजन क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ओके, सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है इसके बारे में हम रीड करते हैं। सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज अ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है, जो ओरिजिनेट होता है मेडिटेरेनियन रीजन से। ओके, सो मेडिटेरियन जो सी है वहां से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, वो स्टार्ट होता है, एंड देन ब्रिंग्स सडन winter rain to northwestern part of the Indian subcontinent. Okay, and it is non-monsoonal participation and path जो pattern है इसका driven by the westerlies, and जो इसका moisture है, the moisture in these storms usually originate over the Mediterranean Sea, Caspian Sea and the Black Sea. एंड जो यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है ये इट इज अ global phenomena with moisture usually carried up in the upper atmosphere। एंड जो हमारे इंडिया के केस में क्या है, जब ये मॉइस्चर जो हमारे इंडिया में आता है, ओके, बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, सो ये मॉइस्चर इज समटाइम said as a rain when the storm system encounters the हिमालय। जब वो जो स्टॉर्म है, जब वो हिमालय से इनकाउंटर होता है तो एक रेन का रूप या फिर स्नो का रूप लेता है एंड वो फॉल होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर जो प्लेसेस हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर स्नो का रीजन है। यहाँ पर एक फायदे वाली बात ये है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रबी क्रॉप्स एंड विच इंक्लूड्स द लोकली इम्पोर्टेंट स्टेपल व्हीट। ओके, सो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे इंडिया के लिए थोड़ा हेल्पफुल भी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रबी क्रॉप एंड दी स्टेपल क्रॉप्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट PIB किससे रिलेटेड है, जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, किसके किसके बीच हुआ है, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल लिमिटेड एंड द डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी। ओके, सो इन तीनों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। एग्रीमेंट किस पे साइन हुआ है, फॉर द माइनिंग ऑफ पोटास इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। याद रखिए हम पोटास अभी इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम इंपोर्ट करते हैं पोटास। ओके, सो जो राजस्थान में एक बड़ा सा 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के अप्रॉक्स हमें एक जगह प्राप्त हुई है, मतलब एक जगह मिली है जहां पर सबसे ज्यादा पोटास एंड हेलाइट को दूसरी भाषा में अगर कॉमन लैंग्वेज में कहा जाए तो सोडियम क्लोराइड मिला है। तो उसके लिए यहाँ पर माइनिंग चलने वाली है, एक सॉल्यूशन माइनिंग चलने वाली है, तो उस पर एक एग्रीमेंट हुआ है। सो सॉल्यूशन माइनिंग क्या होती है, सॉल्यूशन माइनिंग refers to the production of salt, potash or other soluble products by pumping water into the subterranean salt deposit, and it found in many parts of the world, and dissolving the salt and pumping the brine to surface by drying and further use। तो ये होता है सॉल्यूशन माइनिंग। एंड हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा अगर रिच की बात करें कि यहाँ पर कहाँ पर पाया जाता है पोटाश, तो वो पाया जाता है राजस्थान में। राजस्थान हैज अ ह्यूज मिनरल रिजर्व्स एंड बूस्ट इट्स इकोनॉमी एंड स्टेबिलिटी, इट्स अ बिग हब ऑफ सॉल्यूशन माइनिंग फॉर द पोटाश। ओके, एंड जो ये पोटाश एंड जो हेलाइट है, हेलाइट को कॉमन लैंग्वेज मैंने बताया सोडियम क्लोराइड। ओके, ये एक राजस्थान में रिसोर्स जो पाया गया स्प्रेड अक्रॉस
50,000 square kilometer in the नागौर गंगानगर बेसिन इन दी नॉर्थ वेस्ट। सो राजस्थान के जो नागौर गंगानगर बेसिन है वहां पर ये बहुत बड़ा बेडेड सॉल्ट पाया गया है, बेडेड सॉल्ट का फॉर्मेशन देखा गया है और वहां पर से हमें पोटाश एंड सोडियम क्लोराइड मिला है। एंड ये जो ये हमारे ये हमें यूज किस किस तरीके से कर सकते हैं पोटाश एंड सोडियम क्लोराइड को, यूज्ड इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड द केमिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, एंड याद रखिए कि जो बेडेड जो साल्ट फॉर्मेशन जो पाया गया है ये स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट किस लिए, फॉर यूजफुल फॉर अंडरग्राउंड ऑयल स्टोरेज, रिपोजिटरी फॉर हाइड्रोजन, अमोनिया एंड द हीलियम गैसेस। ओके, एंड द स्टोरेज ऑफ कंप्रेस्ड गैस एंड द न्यूक्लियर वेस्ट, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम पोटास के बारे में रीड कर लेते हैं। पोटास एक्चुअली में है क्या? Potash includes various mined and the manufactured salt that contain potassium in the water soluble form, and the name derived from the potash, which refer to a plant ashes or a wood ashes soaked in a water in a pot. And इसका primary जो the primary means of the manufacturing product before the industrial era. So ये बहुत पहले से चली आ रहा है ये इसका प्राइमरी यूज। देन उसके बाद जो पोटाश है, ये जो पोटेशियम जो वर्ड है वो पोटाश से ड्राइव्ड हुआ है। ओके, एंड पोटाश इज प्रोड्यूस्ड वर्ल्ड वाइड इन एन अमाउंट एक्सीडिंग 90 मिलियन टन्स एंड मोस्टली यूज इन फर्टिलाइजर एंड वेरियस काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर। पोटाश कॉन्स्टिट्यूट द सिंगल ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियल यूज ऑफ द एलिमेंट पोटेशियम इन द वर्ल्ड। उसके बाद जो दूसरा टर्म है हमारे पास जो हैलाइट है, हैलाइट का जो कॉमन और लेमैन लैंग्वेज में सॉल्ट बोलते हैं। सो हैलाइट इज ऑल्सो नोन एज अ रॉक सॉल्ट। जो रॉक सॉल्ट होता है उसका एक दूसरा नाम हैलाइट है और इसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड है। तो ये भी पाया गया है वहां पर। एंड हैलाइट इज मेनली अ सेडिमेंट्री मिनरल यूजुअली फॉर्म्स इन अ arid climate where ocean water evaporates, however, and many inland lakes such as a great salt lake of North America and the Dead Sea between the Jordan and the Israel are also a location where halite is forming today. तो ये था पोटाश एंड हैलाइट के बारे में। ओके, देन हमारा जो नेक्स्ट पीआईवी है वो किससे रिलेटेड है? श्रम शक्ति से रिलेटेड है। श्रम शक्ति को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर फॉर द डिजिटल डाटा सॉल्यूशन फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। सो जैसे कि कोविड-19 की जो सिचुएशन थी उसमें सबसे ज्यादा जो सफर करने वाले जो सेक्टर जो लोग थे वो माइग्रेंट वर्कर्स थे। सो इसके लिए यहाँ पर श्रम शक्ति लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा। सो इसके बारे में देख लेते हैं कि जो lack of the data of the migrants was the biggest challenge for the state and national government to formulating an effective strategy or a effective policy for the welfare of migrant worker. So एक रियल टाइम डाटा ना होने के कारण डाटा ऑफ माइग्रेंट, ये हमारे लिए जो इंडिया के लिए सबसे बिगेस्ट चैलेंज था फॉर द स्टेट एंड गवर्नमेंट। सो कि उनके लिए वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स के वेलफेयर के लिए कोई अच्छी सी पॉलिसी इनिशिएट करे। इसके लिए एक श्रम शक्ति एक डिजिटल डाटा सॉल्यूशन लॉन्च किया गया, जिससे क्या होगा वहां पर जो जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स उसके अंदर रजिस्टर्ड होंगे और इससे उनकी डेमोग्राफी पता चलेगी, ताकि जब गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी इनिशिएट करे या फिर पब्लिश करे तो उनको इससे हेल्पफुल हो। ओके, एंड जो श्रम शक्ति उसके बारे में देख लेते हैं। द श्रम शक्ति वुड बी एबल टू सक्सेसफुल एबल टू एड्रेस द डाटा गैप, empower the migrant workers who generally migrate in search of employment and the income generation. It would also help the government for linking the migrant population with the existing welfare schemes under the Atmanirbhar Bharat. And इस जो ये श्रम शक्ति जो एक डिजिटल डाटा है, ओके, जो एक वेब बनाया गया है, the various data will be recorded by the Shram Shakti that include the demographic profile, livelihood options, skill mapping and the migration pattern. इसके साथ साथ एक चीज और लॉन्च की गई है, that launched the tribal training module also launched under the श्रम साथी। ओके, सो जो श्रम साथी है, जो सॉरी यहाँ पर श्रम शक्ति होगा, सो एक ट्रेनिंग मॉड्यूल भी स्टार्ट किया गया है। उसके साथ साथ ये ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या इंश्योर करेगा? इंश्योर द प्रोसेस ऑफ लाइवलीहुड मिटिगेशन इन सेफ एंड प्रोडक्टिव वे, एंड द ट्राइबल माइग्रेंट वर्कर often have a low awareness about their rights, entitlements and ways to access services and the social security. Okay, so जो migrants workers होते हैं
उन्हें उनके जो राइट्स होते हैं, उनके जो एंटाइटलमेंट्स होते हैं, उन्हें उनके बारे में पता नहीं होता। तो एक ट्रेनिंग मॉड्यूल भी इसके साथ लॉन्च किया गया है, जिससे उनके बारे में, उनके राइट्स के बारे में उन्हें पता चले। ओके, इसके लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बैठाया गया है। एंड इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में, by this training module, the tribal migrant workers will be able to demand and access services, rights, entitlements related to livelihood, social security at their village before migrations as well as after migrations. And तीसरी चीज, एक चीज और लॉन्च की गई है, that is related to the migration cell in Goa, and also launched the dedicated migration cell in Goa to facilitate and support the migrants who came from the different states to Goa. And ये जो सेल है, the cell would address a multiple needs of migrants such as legal support, skill development, job linkages, access to public services, health, insurance and the financial inclusions. So ये था मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल के द्वारा जो श्रम शक्ति जो लॉन्च किया गया है। देन उसके बाद हमारी नेक्स्ट PIB एक आंट स्पीसीज से है। एक नया आंट स्पीसीज डिस्कवर किया गया है फ्रॉम द केरला, नेम्ड आफ्टर द रिसर्चर। एक रिसर्चर के नाम पे इस आंट स्पीसीज का नेम रखा गया है। रिसर्चर जो बायोलॉजिस्ट है, उनका नाम था प्रोफेसर अमिताभ जोशी, उनके ऊपर ये नेम रखा गया है। सो जो दो न्यू स्पीसीज, जो आंट की जो न्यू स्पीसीज जो हमारे इंडिया में डिस्कवर की गई है, उसका नाम क्या है, वो किस जेनस का है? द स्पीसीज ऑफ द आंट जेनस ओशेरा जोशी। ओके, सो ओशेरा जोशी जो आंट जेनस है, उसके अंदर जो जेनस के अंदर दो न्यू स्पीसीज फाउंड हुई है। कहाँ फाउंड हुई है? ये फाउंड हुई है केरला में। ओके, एंड केरला एंड द तमिलनाडु एड टू द डाइवर्सिटी ऑफ देयर रेयर जेनस। एंड वन ऑफ देम, इनमें से जो स्पीसीज है, वन ऑफ देम फाउंड इन द पेरियर टाइगर रिजर्व ऑफ केरला। ओके, एंड ये किसके द्वारा ये फाउंड किया गया? बाय द प्रोफेसर अमिताभ जोशी। इसलिए जो नाम रखा गया है, दैट इज ओशेरा जोशी, इसलिए उस स्पीसीज का नाम रखा गया है ओशेरा जोशी। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारे जो स्पीसीज है, ओके, जो टू न्यू स्पीसीज है, द फर्स्ट वन spotted with the 10 segmented antenna among this rare genus and was discovered by a team led by the professor Heminder Bharti of Punjab University Patiala। जो दूसरा एक जो स्पीसीज है, वो भी जो फाउंड किया गया है बाय दी हेमंदर भारती ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि पटियाला में है। एंड उनकी जो ये दूसरी डिस्कवरी है, जो दूसरा स्पीसीज उन्होंने प्राप्त किया है, ओके, जो फाउंड किया है, द डिस्कवरी हैज बीन पब्लिश्ड इन द जर्नल जूपीज। ओके, एंड अगर हम यहाँ पर आंट जेनस की बात करें, सो जो जेनस है जो इस आंट की, इस पे करंटली रिप्रेजेंटेड बाय द 14 स्पीसीज। जो जेनस है, ओके, इज करंटली रिप्रेजेंटेड बाय द 14 स्पीसीज, जिसमें से 8 possess a 9 segmented antennae while 5 possess a 11 segmented antennae and one species has recently been reported with the 8 segmented antennae। ठीक है, तो इतनी ये आंट की जेनस है। ओके, आंट जेनस के कुल मिला के 14 स्पीसीज हैं जो रिप्रेजेंट किए गए हैं। लेकिन इंडिया में इस जेनस की, इन इंडिया द जेनस वाज सो फार represented by only 2 species with the 9 and the 11 segmented antennae। ओके, एंड जो न्यूली डिस्कवर्ड जो आंट स्पीसीज है विद द 10 segmented antennae डिस्कवर्ड establish an old world lineage that contain a species emerging as the only model organism among the ant family। सो ये तो वो यहाँ पर वो स्पीसीज है आंट की, आप ये देख सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारी PIB किससे रिलेटेड है? एक्वा रिजुवेनेशन प्लांट से रिलेटेड है। सो ये किस तरीके से हेल्पफुल होगा? इट विल ट्रीट द वेस्ट वाटर। ओके, इट फैसिलिटेट एन ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल थ्रू अ ट्रीटिंग द वेस्ट वाटर। जो CSIR है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, के अंडर जो दुर्गापुर में, उन्होंने एक शो किया है, द फर्स्ट एवर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी मॉडल शो किया है विथ विच प्यूरिफाई द वेस्ट वाटर फॉर इरिगेशन एंड द फार्मिंग पर्पस। ओके, सो जो एक्वा रिजुवेनेशन जो प्लांट है, ये इनॉग्रेट किया गया है। इट इज द फर्स्ट एवर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, जिसका नाम एक्वा रिजुवेनेशन प्लांट है। एंड इट इज एन इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर रिजुवेनेशन मॉडल जिसके विच हैज अ 6 स्टेज purification profile for comprehensive treatment of wastewater based upon their diverse purification parameters।
and approx 24,000 liter of water that can be rejuvenated using this ARP. Okay, and ये जो एक्वा रिजुविनेशन प्लांट है, ओके, ये बहुत जगह, बहुत इंडिया के वेरियस जो स्टेट है वहाँ पे सेटअप किए जाएंगे। ओके, एंड इस तरीके से हेल्पफुल किस लिए होगा, इससे जो ट्रीट करेंगे वेस्ट वाटर को, देन उसको जो हार्वेस्टिंग में या फिर इरिगेशन में और फार्मिंग प्रैक्टिसेस में हेल्पफुल होगा। Okay, the used filtration media has been specially developed to handle these Indian sewage water parameters. So हर स्टेट में एक फिल्ट्रेशन मीडिया बैठाई जाएगी। फिल्ट्रेशन मीडिया यहाँ पर एक टर्म है, इसका मतलब ये है कि ARP वहाँ पर एक्वा रिजुविनेशन प्लांट हर स्टेट पे बनाया जाएगा, और बनाने के साथ साथ वहाँ पर अलग अलग फिल्टर्स लगाए जाएंगे अपॉन दी जियोग्राफिकल वेरिएशन। जियोग्राफिकल वेरिएशन को देखते हुए वहाँ पर अलग अलग प्रकार के फिल्टर्स लगाए जाएंगे, और फिल्टर्स के बाद उन वाटर्स को एज अ इरिगेशन फैसिलिटी के अकॉर्डिंग उनको इतना प्योर किया जाएगा, देन वो इरिगेशन के लिए हेल्पफुल हो वाटर। ओके, एंड द फिल्टर मीडिया इज आल्सो लोकली सोर्सेबल एंड टू इंश्योर that there would not be any stress in supply chain for scaled up the manufacturing of ARP. And the treated water जो treated water होगा which now being used for the irrigation and can be used even for drinking purpose, और ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है, एंड ऑल्सो व्हेन लिटिल मोर टाइम गिवन फॉर द सेटलिंग। Okay, and the system has the dual benefit, as while treated the water is being used for the irrigation purpose, and the filter sludge जो उससे जो मटेरियल बचेगा उसको प्यूरिफाई करने के बाद उस वाटर को, जो फिल्टर स्लज जो मटेरियल बचेगा उससे क्या होगा, जनरेटेड इज आल्सो यूटिलाइज एज मैन्योर और फर्टिलाइजर। ओके, और यहाँ पर एक बायोचार की बात की जा रही है। द बायोचार जो कि प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ड्राई लीव्स फॉलिंग इन एन ऑटम सीजन, सो जो लीव्स गिरती हैं, so prepared from the dry leaves is also used for mixing in soil as it reduces the water requirement for the irrigation, thus saving the precious water. So जो बायोचार है जो किसके द्वारा बनाया जाता है, बाय द ड्राई लीव्स, जो कि पेड़ों से जो पत्ते जो गिरते हैं जो मिट्टी पे रह जाते हैं, तो उससे क्या होगा, इट इज ऑल्सो, अगर हम इसे सॉइल के साथ मिक्स कर दे, ओके, इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मिक्सिंग इन सॉइल, और अगर उसको सॉइल के साथ मिक्स कर दे तो क्या होता है, ये वाटर डिपेंडेंसी को, वाटर की जो रिक्वायरमेंट रहती है, जो इरिगेशन रहती है, जो फसल्स को चाहिए होती है, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो एक अच्छा यहाँ पर एक इनिशिएटिव बायोचार के माध्यम से यूज किया जा सकता है फॉर इरिगेशन, एज अ इरिगेशन फैसिलिटी। ओके, सो इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मिक्सिंग इन सॉइल एंड इट रिड्यूस द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर इरिगेशन। जो इरिगेशन के लिए जितना वाटर लगता है, अगर उसकी जगह हम ये सेकेंडरी मेथड यूज करें तो इससे क्या होगा, वाटर डिपेंडेंसी हमारी थोड़ी कम होगी, एंड इससे हम वाटर को भी सेव कर पाएंगे। उसका नेक्स्ट हमारे पे अभी है चिंतक बैठक से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और शिपिंग एंड वाटरवेज, जिन्होंने कुछ कच्छ में जो एक बैठक हुई थी, सो उसमें वेरियस इश्यूज के साथ न्यू इनिशिएटिव्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। दैट न्यू इनिशिएटिव्स इंक्लूड्स लाइक कोस्टल रूट्स वर आइडेंटिफाइड फॉर द अर्बन ट्रांसपोर्टेशन कवरिंग द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, efficient utilization of core and non-core asset of major ports, various technologies like artificial intelligence, machine learning, big data, geofinancing, data-driven traffic management in the ports, okay, were discussed to simplify and smoothing the operations of major ports, or to convert the port in smart port or a intelligent port. So यहाँ पर पोर्ट्स को सुधारने के लिए यहाँ पर नए नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, यहाँ पर कि किस तरीके से कुछ कोस्टल रूट्स बनाए जाएंगे फॉर अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ कोर एंड नॉन कोर एसेट ऑफ द मेजर पोर्ट्स, देन एंड टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डाटा, जियो फाइनेंसिंग, डाटा ड्राइवन ट्रैफिक मैनेजमेंट, इस तरह की टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाएगा। तो इसके लिए चिंतन बैठक हुई थी गुजरात में, जो कि आज कंक्लूड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ओके, एंड इसमें एक चीज और बात की गई इस सेशन में, दैट पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द इंडियन पोर्ट एसोसिएशन एंड क्रिएटिंग द इंडिया फर्स्ट एवर मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर टू रिजॉल्व द मैरीटाइम डिस्प्यूट इन इंडिया। ओके, देन नेक्स्ट हमारा जो न्यूज है, जो PIBO किससे रिलेटेड है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार से रिलेटेड है। सो जो पराक्रम दिवस बनाया जा रहा था 23 जनवरी को, उसके साथ एक चीज और ऐड हुई है, दैट इज सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार,
ओके एंड ये भी 23 जनवरी को कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स को दिया गया है। सो इस पे हम कुछ देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहला है कि ये जो इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अपना अच्छा वर्क किया है उनको क्या करेंगे, उनको एक एनुअल अवार्ड दिया जाएगा। द अवार्ड नेम इज सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक अवार्ड। द अवार्ड इज अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन द 23 जनवरी। हर साल 23 जनवरी को अवार्ड दिया जाएगा, जो कि द बर्थ ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एंड द अवार्ड कैरीज अ 51 लाख रुपीज फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड रुपीज 5 लाख फॉर द इंडिविजुअल्स। इसके लिए फॉर 2020 फॉर ईयर 2021 दो लोगों को सेलेक्ट किया गया था। फर्स्ट वन इज द सस्टेनेबल एनवायरमेंट इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में सस्टेनेबल इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को सेलेक्ट किया गया था। एंड द सेकंड इंडिविजुअल के लिए डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी एज ए इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर उनको सेलेक्ट किया गया था फॉर दिस अवार्ड। एंड 2020 के अंदर श्री इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के अंदर डिजास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर जो कि उत्तराखंड में है उन्हें चूज किया गया। एंड देन श्री कुमार मुन्नन सिंह को एज ए इंडिविजुअल कैटेगरी सेलेक्ट किया गया था इस अवार्ड के लिए। सो यहाँ पर 2020 एंड 2021 के लिए दो लोग के लिए यहाँ पर इस अवार्ड को दिया गया। सो यहाँ पर सीट्स के बारे में देख लेते हैं। सीट्स जो कि एक इंस्टीट्यूशंस have done an commendable work in building the community reliance to disaster. Okay, it has been working towards the disaster response, rehabilitation, building local capacities, and enabling a risk reduction in the community level and the different states. Okay, and seats have worked on the school safety in the several states by enabling the community leaders, teachers in identifying, assessing, and managing risk in their own local communities. सो आप यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जांपल दे सकते हैं कि कौन कौन से डिजास्टर मैनेजमेंट कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे थे। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप एनडीआरएफ का भी एग्जांपल दे सकते हैं। ओके, देन उसका जो दूसरे जो पर्सन है हमारे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो दूसरे पर्सन है वो इंस्टीट्यूशन हमने देख लिया, सीट्स जिन्होंने इतने सारे वर्क किए। देन जो दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट है पर्सन है जो एज ए इंडिविजुअल कैटेगरी में सेलेक्ट हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एज ए एग्जाम एक्सपेक्ट से, बिकॉज ही इज अमंग द पायनियर इन इंडिया जिन्होंने हु लेड द फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑन द जियो हार्डर्स इन जनरल एंड लैंडस्लाइड्स इन पर्टिकुलर। सो इन्होंने एक फाउंडेशन रखा था फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑन द जियो हैजार्ड्स in general and the landslides in particular, and he established the India first laboratory on the landslide at Central Building Research Institute and 3 other centers. तो इन्होंने सबसे पहले इंडिया फर्स्ट लेबोरेटरी ऑन लैंडस्लाइड पे इन्होंने सबसे पहले लेबोरेटरी स्टैब्लिश की। एंड ही आल्सो कंडक्टेड studies on disaster in India and deployed a latest technology for the ground penetrating radar, geotechnical digital system, vibrating wire piezometer, laser particle analyzer, and the pile drive analyzer, and the acoustic emission technology for in-depth investigation. Okay, so उन्होंने बहुत सारी चीजें वर्क की एंड उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बनाई फॉर द अर्ली वार्निंग सिस्टम, फॉर द रिस्क और एनालिसिस ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम अगेंस्ट द लैंडस्लाइड्स। दैट्स व्हाई इन्हें इंडिविजुअल कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया। और इनके कंट्रीब्यूशंस को हम और देख लेते हैं। हिज अदर कंट्रीब्यूशन एज द फर्स्ट ग्लोबल एग्जांपल ऑफ परमानेंटली फिक्सिंग अ मेजर लैंडस्लाइड बाय डीप माउंटेन ड्रेनेज थ्रू डायरेक्शनल ड्रिलिंग। इन्होंने सब इनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था? मेजर कंट्रीब्यूशन इन्होंने ग्लोबली एक बहुत बड़ा एग्जांपल रखा कि मेजर जो लैंडस्लाइड्स होती हैं उसको परमानेंटली फिक्स किया जा सकता है बाय डीप माउंटेन ड्रेनेज थ्रू द डायरेक्शनल ड्रिलिंग। ओके, एंड ये जो इनका जो इन्होंने वर्क किया, इनका जो कंट्रीब्यूशन था, ये ग्लोबली इनको एक्सेप्ट किया गया। ओके, एंड द फर्स्ट ग्लोबली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ अनड्रेन्ड लॉजिंग ट्रिगर्ड लैंडस्लाइड्स, फर्स्ट लैंडस्लाइड हैजार्ड एटलस ऑफ इंडिया में इनका ये आर्टिकल छपा गया था। सो इन्होंने जो मेजर लैंडस्लाइड में जो बाय डीप माउंटेन ड्रेनेज थ्रू डायरेक्शनल ड्रिलिंग के बारे में उन्होंने बताया, तो इनका जो आर्टिकल था ये पब्लिश हुआ था पब्लिश्ड बाय द बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल है इनका, ये इसको क्या किया था? पब्लिश किया था। ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पीआईबी है वो हलवा सेरेमनी से रिलेटेड है, जो हर साल जैसे कि जैसे कि यूनियन बजट रिलीज होता है उसके 15 डेज पहले एक हलवा सेरेमनी होती है। हलवा सेरेमनी क्या है मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। हलवा सेरेमनी इज अ कस्टमरी हलवा सेरेमनी इज परफॉर्म्ड एवरी ईयर बिफोर द लॉक इन प्रोसेस ऑफ बजट प्रिपरेशन बिगिंस।
Okay, so halwa ceremony is a commencement of printing process of documents of the union budget. सो हलवा सेरेमनी किस लिए होती है, जैसे कि जो डॉक्यूमेंट होता है यूनियन बजट को प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए जाने के लिए जैसे होता है, तब एक हलवा सेरेमनी होती है। और इस सेरेमनी में क्या होता है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी बिग पूजा और वर्शिप एक्सेप्ट लाइटनिंग ऑफ अगर इंसेंस स्टिक्स। ओके, एंड याद रखिएगा कि हलवा सेरेमनी किससे रिलेटेड है, यूनियन बजट से रिलेटेड है, और जो हर साल होती है। उसके बाद ये जो बजट का जो डॉक्यूमेंट होता है वो किस पे प्रिंटेड होता है, प्रिंटेड इन अ स्पेशल प्रिंटिंग प्रेस सिचुएटेड इन द नॉर्थ सिचुएटेड इन द बेसमेंट ऑफ नॉर्थ ब्लॉक अंडर द टाइट सिक्योरिटी कवर। ये नॉर्मल जितने भी गवर्नमेंट के पब्लिकेशन होते हैं उससे अलग तरीके पेपर क्वालिटी से बजट को छापा जाता है। ओके, एंड याद रखिए कि जो फर्स्ट यूनियन बजट है वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, बाय द आर के शंकुमंगचेट्टी ऑन 26 नवंबर 1947। इसके जो ट्रेडिशन के बारे में हम रीड कर लेते हैं, जो हलवा सेरेमनी है, द ट्रेडिशन विच गोज बैक सेवरल इयर्स, इट इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग द हलवा स्वीट in a big kadhai and serving it to an entire staff in the ministry, and the ceremony marks the commencement of printing process of the central government budget। and जैसे ही हलवा जो होता है वो सर्व किया जाता है, the official the support staff who are directly associated with the budget making and the printing process, उन्हें सारे लोग को सर्व किया जाता है and are required to stay in a budget press। ओके, और उन्हें तब तक बजट में रखा नहीं जाता जब तक उनका पूरा वर्क हो नहीं जाता, उन्हें अपनी फैमिली से दूर रखा जाता है, रिमेन कट ऑफ फ्रॉम देयर फैमिली एंड अंटिल द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट इन द लोकसभा। जब तक बजट का प्रेजेंटेशन नहीं हो जाता तब तक वो जितने भी बजट से एसोसिएटेड या प्रिंटिंग प्रेस से एसोसिएटेड जितने भी पर्सन्स होते हैं उन्हें वहाँ बजट प्रेस में उन्हें रोका जाता है, और जैसे ही प्रेजेंटेशन हो जाता है देन वो अपने घर जाते हैं। ओके, सो ये रहता है हलवा सेरेमनी का मेन मोटो। Okay, and the lock-in in which follows ceremony is observed to maintain the secrecy of the budget preparation process। लेकिन इस बार 2021 में एक अच्छी चीज हो रही है, मतलब इस बार जो बजट जो किस तरीके से पेश किया जाएगा, इस बार बजट जो है पेपरलेस तरीके से दिखाया जाएगा। ओके, पब्लिश किया जाएगा। द यूनियन बजट विल बी डिलीवर्ड इन अ पेपरलेस फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, and the union budget 2021 is to be presented on 1 फरवरी 2021। सो 1 फरवरी को हमारा यूनियन बजट 2021-2022 आ जाएगा, और ये पहली बार हो रहा है कि जो बजट है हमारा वो पेपरलेस हो रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, अब ये पेपरलेस जो बजट हो रहा है तो ये लॉन्च एक ऐप के द्वारा हो रहा है, जो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने लॉन्च किया उस ऐप का नाम क्या है, यूनियन बजट मोबाइल ऐप। ओके, सो इसके द्वारा ये बजट पेश किया जाएगा लोकसभा में। सो इस ऐप के बारे में पढ़ लेते हैं। द ऐप हैव hassle free access of budget document by the member of parliament and the general public using the simplest form of digital conveyance। इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, and the mobile app facilitates the complete access to 14 union budget documents including the annual financial statement जिसको हम बजट बोलते हैं, then the demand of grants DG and the financial bill as prescribed by the constitutions। And the app has user-friendly interface with immediate feature of downloading, printing, search, zoom in, out, bi-directional scrolling, table of content, extra link, etc। और ये bilingual में होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, and available on the both Android and iOS platform। and ये ऐप किसके द्वारा बनाया गया, the app developed by the National Informatics Center under the guidance of Department of Economic Affairs। सो ये हो रहा है, इस बार का जो बजट है वो पेपरलेस फॉर्मेट में हो रहा है, और एक माध्यम से उस माध्यम के नाम का यूनियन बजट मोबाइल ऐप द्वारा ये प्रेजेंट किया जाएगा। सो आपको याद रखना है, इस ऐप के बारे में याद रखना है, किसके द्वारा डेवलप किया गया आप इसे याद रखिएगा, और ये अंडर द गाइडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। हलवा सेरेमनी याद रखिएगा, यहाँ पर हलवा सेरेमनी एक इंपॉर्टेंट होता है वो, और वो किस लिए होता है, कमेंसमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेशर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द यूनियन बजट, वो याद रखिएगा। देन नेक्स्ट जो हमारी जो PIV, बस आज के लिए इतना ही। सो इस तरीके से हमारी पूरी PIV कंप्लीट होती है। अगर आपको इसका PDF चाहिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डेली PIV एनालिसिस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट द डेली नोटिफिकेशन ऑफ द PIV। एंड थैंक यू फॉर व्यूइंग अवर चैनल। थैंक यू।